झांगी ने उन तीनों शवों को उठा लिया। आखिर वे तीनों हाई लेवल डेल्टा ओरिजिन थे। बेकार नहीं जाने देना था। रास्ते में किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की और वो बर्फीली घाटी में गायब हो गया। कुछ ही देर में वो पाजी गेसांग के घर लौट आया। पाजी गेसांग इस वक्त घर लौट चुका था और लिविंग रूम में बैठा दूध वाली चाय पीते हुए बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। बटलर लेबू पास खड़ा चिंता में बड़बड़ा रहा था। मैंने सोचा था कि किसी को भेजकर उन्हें थोड़ी देर रोका जाए। भले ही वे तीनों धर्म रक्षक हैं, क्या कर लेंगे। लेकिन उस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। मैं क्या करता? पाजी गेसांग को उसकी सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे मालूम था कि झांग ये क्या करने जा रहा था। जब झांग ही ने लॉरेन को मारा, तभी उसने अपनी फितरत दिखा दी थी। अब चाहे जो हो, या शेलांगताई फैमिली उन्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन पाजी गेसांग डरने की बजाय खुश था, क्योंकि इसका मतलब था कि झांग ये अब उनके और याशे लांगताई के बीच के संघर्ष में दखल देने को तैयार है। उसी वक्त गेट पर अचानक झांगी दिखाई दिया। गार्ड्स चौंक गए। किसी को आता देखा ही नहीं। उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर सलाम किया। झांगी अंदर गया। पाजी गेसांग ने चाय रख दी, मुस्कुराया और उसे अंदर बुलाया। फिर सबको बाहर भेज दिया, यहां तक कि लेबू को भी। अंदर सिर्फ वे दोनों रह गए। सोलांग डीजी गेट पर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। दरवाजा बंद होते ही पाजी गेसांग ने तुरंत पूछा, लॉर्ड कैओस, उन लोगों का क्या हुआ? सबको मार डाला। झांग यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम लोग झेल सकोगे इसकी सजा। पाजी संग गंभीर हो गया, पर चेहरे पर संतोष झलक रहा था। धन्यवाद। याशे लांगताई देजी ने हमारे लोगों को संझा मंदिर की ताकत से मारा। अब उनके कर्म लौटे हैं। मैं उनका एहसान मंद हूं। झांगी ने चाय की चुस्की ली। अब आगे क्या करोगे? अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम तैयारी कर लेंगे। पाजी गेसांग बोला, तुम लोगों को सपोर्ट चाहिए तो कीमत भी चुकानी होगी। झांगी ने अपनी उंगलियां रगड़ते हुए कहा। पाजी गेसांग भावुक हो गया। आप ही हमारे हिमालय के भगवान हो। बस आप हमें अंतिम संस्कार करने वाले गुरु से बचा लें, बाकी हम संभाल लेंगे। झांगी ने सिर हिलाया। मैं दूसरों के घरेलू मामलों में दखल नहीं देता। उधर डेजी बहुत गुस्से में था। उसने शाहजहां और लामिन फैमिली के हेड्स को वापस भेजा ताकि वे सेनाएं इकट्ठी करें। लामिन ओजू को गुस्सा आ गया। वापसी पर उसने एक बेशकीमती फूलदान फोड़ दिया। उस डेजी ने मुझे इस्तेमाल किया, वह गुस्से से बोली। तभी सीढ़ियों से एक शांत मगर अजीब सी शख्सियत उतरी। लांसलॉट। मिस लामिन, परेशान क्यों है? उसने पूछा। तुमने कहा था हमारी फैमिली को साउथ वेस्ट की किंग बनाओगे। ओजू बोली। बिल्कुल। बस ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे जो प्राचीन खजाना है, वो हमें दिलवा दो। लामिन थोड़ी शांत हुई और सारी बात लांसलॉट को बताई। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी, उसने कहा। मैं बनूंगी हिम क्षेत्र की क्वीन। वो दिन जरूर आएगा। लांसलॉट मुस्कुराया। बस अभी थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन लामिन ने आदेश दे दिया, 2000 सैनिक इकट्ठा करो। हम संझा मंदिर चल रहे हैं। उधर संझा मंदिर में डेजी सीधे अंतिम संस्कार गुरु के पास पहुंचा। गुरु उस वक्त तांत्रिक चित्रकला सीख रहे थे, जहां 49 दिन तक फूलों और रत्नों के रंग से भक्ति चित्र बनाया जाता है। डेजी ने कहा, गुरुजी, झांग ही एक डेमन है। आपने अब भी कुछ नहीं किया। गुरु शांत स्वर में बोले, अभी चुआन जाओ, धर्म सभा आने वाली है। समय उचित नहीं है। देजी गुस्से से कांप उठा। हमारे तीनों धर्म रक्षक मारे गए और आप? गुरु ने सिर हिलाया। मैं दो फैमिली के झगड़े में नहीं पड़ता। मैं तभी हस्तक्षेप करूंगा जब वहां इप्सिलॉन लेवल की शक्ति सामने आए। इप्सिलॉन? डेजी चौंक गया। गुरु चुप रह गए। उन्हें पता था असली खतरे अभी सामने नहीं आए थे और चुआन झाओ सभा से पहले वह कोई भी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहते थे। डेजी ने पैर पटके। अगर आप नहीं आए तो भी मेरी और दो फैमिली की ताकत पाजी फैमिली को रौंदने के लिए काफी है। युद्ध अचानक ही शुरू हो गया। यशिलांगताई परिवार ने 20,000 सैनिक इकट्ठा किए, जबकि शाहजहां और रामीन परिवार ने 2000 सैनिक दिए। इन सब ने मिलकर नाहामू सिटी पर हमला बोल दिया, जो पाजी परिवार की टेरिटरी में एक महत्वपूर्ण सप्लाई केंद्र था।
इस शहर में बहुत सारे सर्फ्स रहते थे और भारी मात्रा में सामान जमा था। देजी का इरादा पूरा पाजी परिवार को खत्म करने का नहीं था, लेकिन अगर वो नहामू सिटी पर कब्जा कर लेते तो पाजी परिवार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। हालांकि पाजी गेसांग ने पहले से कुछ तैयारी की थी, लेकिन वो हमले की दिशा नहीं समझ पाए। जल्दी ही नाहामू सिटी जंग की आग में घिर गई। चारों तरफ रथ तैनात थे और भारी हथियारों ने शहर को तबाह कर दिया। बर्फ और बर्फीले पत्थरों से बनी शहर की दीवारें बुरी तरह से टूट गईं। 30 मीटर ऊंची एक दीवार गिर गई और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर पड़े। महाविनाश के बाद की दुनिया में बर्फ और बर्फ ही सबसे आसान निर्माण सामग्री थी, पर यह जितना आसान बनता था उतना ही जल्दी टूट भी जाता था। याशेलांगताई फैमिली के भारी हथियारों ने पूरे शहर को आग के समंदर में बदल दिया। देजी अपने शिविर में दूरबीन से सब देख रहा था। अपने हाथों से पाजी फैमिली के शहर को तबाह होते देखकर वो गर्व से मुस्कुरा उठा। ऐसे शहरों को हमारी फैमिली पल में मिटा सकती है, देजी ने कहा। साथ खड़े लामिन ओजू और शाहजहां ग्यात्सो की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें भी अपने शहरों का यही अंजाम याद आ गया था, क्योंकि उनके शहर भी बर्फ से ही बने थे। इस बीच पाजी गेसांग को यह सूचना मिली और उन्होंने तुरंत अपनी निजी सेना को तैयार किया और नाहामू सिटी की ओर बढ़े। लेकिन उन्होंने पहले झांग यी से मदद मांगी। मैं आपको लड़ने के लिए नहीं कहूंगा, बस अगर अंडरटेकर आता है तो आप उसे रोक लीजिए। झांग यी ने सिर हिलाया। इतना तो मैं कर सकता हूं। वो अंडरटेकर की ताकत जानता था, लेकिन उसकी रक्षा इतनी मजबूत थी कि अंडरटेकर भी उसे कुछ नहीं कर सकता था। झांगी और पाजी गेसांग नाहामू पहुंचे, लेकिन वहां की लड़ाई बहुत अव्यवस्थित और पुराने ढर्रे की थी। बदले हुए बर्फ वाहन और कमजोर हथियारों के साथ 22,000 सैनिकों की लड़ाई। झांगी को यह 100 साल पहले के युद्ध प्रभुओं की लड़ाई जैसी लगी। पाजी गेसांग ने बताया कि बड़े हथियार सिर्फ पाजी फैमिली के पास हैं और उनका मिसाइल तंत्र ही है जो उन्हें अब तक बचाए हुए है। जब पाजी गेसांग की 5,000 सैनिकों की एंट्री हुई तो युद्ध का संतुलन लौट आया। इससे देजी की हालत बिगड़ गई। उसने धमकी दी, तुम तांत्रिक धर्म के खिलाफ जा रहे हो। पाजी गेसांग ने जवाब दिया, हम तंत्र का समर्थन करते हैं, पर कोई इसे व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल करे ये बर्दाश्त नहीं। स्थिति जब पूरे युद्ध की ओर बढ़ने लगी तो शाहजहां और रामीन फैमिली पीछे हटने लगे। वो सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन देने आए थे। आखिरकार एक सुलह की शर्त रखी गई। दोनों तरफ से 3-3 परग्रही एक राउंड की लड़ाई करेंगे। जो पूरी तरह हार जाएगा उसे पीछे हटना होगा। अगर पाजी हारता तो नाहामू सिटी और कातिल को सौंपना होता। अगर देजी हारता तो 2,000 सर्व्स और 1,000 जानवर देकर मामला खत्म। पाजी ने यह प्रस्ताव झांगी को दिखाया। झांगी खुद लड़ना नहीं चाहता था। वो जानता था कि अंडरटेकर उसे खोजेगा, पर उसके पास एक चुपचाप पर बहुत खतरनाक सहयोगी थी, लियांग युए। लियांग युए अब 9,800 अंक की शक्ति वाली एक युद्ध गुरु थी और उसकी कवच उसे लगभग अजेय बना देती थी। झांगी ने पूछा, लड़ोगी? लियांग युए ने सिर हिलाया। क्या मार सकती हूं? हाँ, पाजी गेसांग ने तुरंत कहा। फिर ठीक है, झांगी ने कहा। अब युद्ध की सच्ची परीक्षा शुरू होने जा रही थी। जाहिर है कि झांगी को पता था कि लियांग यू बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने कभी भी बेवजह रिस्क नहीं लिया। राउंड रॉबिन फाइट में पहले हमेशा कमजोर या सैक्रिफाइस करने वाले वॉरियर्स भेजे जाते हैं, ताकि सामने वाले की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग सके। सोलांगडेजी ने कमांडर क्योंगडा को इशारा किया, तुम पहले जाओ। क्योंगडा बहादुर था, मौत से डरता नहीं था, लेकिन पाजी गेसंग ने उसे हिदायत दी, अगर नहीं जीत सकते तो हार मान लेना, जिद मत करना। पहली लड़ाई शुरू होने वाली थी। क्योंगडा ने अपना कोट उतारकर अपनी स्टील जैसे बॉडी दिखा दी। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है सामने? आज दिखाऊंगा पजी फैमिली की ताकत। डेजी ने दूसरे दो घरानों से भी एक एक फाइटर भेजने को कहा। लमिनोजू ने भारी मन से अपने भरोसेमंद वॉरियर गेलेर को बुलाया। गेलेर कोई रॉयल ब्लड का नहीं था, बल्कि एक पावरफुल मगर आम शेपर्ड था। लेकिन उसकी लॉयल्टी और ताकत ने लमिन फैमिली को कई लड़ाइयां जिताई थीं। लमिन ओजू ने उससे कहा,
अगर जीत गए तो तुम लमिन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, और अगर मारे भी गए तो तुम्हारा बेटा हमारे नाम से पहचाना जाएगा। गेलेर की आंखों में चमक आ गई। उसके लिए यह सबसे बड़ा सम्मान था। अब मैदान में क्योनगडा और गेलेर आमने सामने थे। एक एंग्री किंग कॉन्ग बना, दूसरा 8 आर्म्ड वाजरा। दोनों ने अपनी पावर्स यूज की और जोरदार टक्कर हुई। गेलेर के 8 हथियार थे, लेकिन वह उनमें से 2 ही पूरी ताकत से इस्तेमाल करता था। बाकी हथियारों से वह ट्रिक से क्योनगडा की लोअर बॉडी पर अटैक कर रहा था। झांगी ने गौर किया कि गेलेर की फाइटिंग ट्रिक्सी है, लेकिन असरदार। ल्यांग यू ने समझाया, अंगों की संख्या बढ़ने से ताकत नहीं बढ़ती, बल्कि तालमेल मुश्किल हो जाता है। क्योंगडा को चोटें लगने लगीं और वह समझ गया कि गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लेकिन पीछे हटना मतलब हार मानना था, जो उसकी फैमिली के लिए शर्म की बात होती। दोनों के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लड़ाई इतनी लंबी और खतरनाक हो गई थी कि दोनों का अंत नजदीक लग रहा था। झांगी ने पाजी गेसंग से कहा, अगर अभी रुकवा दे तो। पाजी ने कहा, हमारी फैमिली की इज्जत चली जाएगी। लेकिन झांग ने समझाया, इससे फाइनल रिजल्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगला फाइटर वैसे भी इसे हरा देगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर सामने वाला वॉरियर आखिरी दम पर भी एक और को चोट पहुंचा गया, तो नुकसान हो सकता है। पाजी गेसांग की बातों ने झांग यी को चौंका दिया। उसे अभी याद आया कि ये आदमी अभी अभी उसके सामने मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन जो व्यक्ति साउथ वेस्ट का ताकतवर लीडर बन चुका है, वो भला मासूम कैसे हो सकता है? तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस रिमाइंड कर रहा था कि कियोंगदा जैसा एलियन ट्रेन करना आसान नहीं होता। झांगी ने और दखल देना जरूरी नहीं समझा। जब पाजी गेसांग को अपने आदमी की जान की फिक्र नहीं, तो उसे क्यों हो? पाजी गेसांग खुद भी परेशान था। क्योंगदा को ट्रेन करने में बहुत मेहनत और रिसोर्स लगे थे। अगर ये हार गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। लेकिन तभी उसे याद आया, अगर वो हार गया तो झांगी की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब झांगी जरूर श्योर होगा, तभी इतना कॉन्फिडेंट है। पाजी के सांग ने मन ही मन प्लान बदल लिया और लाउड स्पीकर में चिल्लाया, रुको, अब नहीं लड़ना। इस लड़ाई में हम पाजी फैमिली हार मानते हैं। पूरा बैटलफील्ड चौंक गया। डेजी और बाकी सब शॉक में थे। क्या पाजी के सांग पागल हो गया है? हार मान ली? ग्लर भी पीछे हट गया और कियोंगदा रोते हुए चिल्लाया, नहीं, मैं लड़ते लड़ते मर सकता हूं पर हार नहीं मानूंगा। पाजी के सांग ने जवाब दिया, तुम हारे नहीं हो कियोंगदा, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। क्योंगदा भावुक हो गया और जमीन पर गिरकर रोने लगा। इसके बाद सोलांग डेजी को भेजा गया, पाजी गेसांग का सबसे ताकतवर गार्ड। उसे कहा गया, पूरी ताकत लगाना, लेकिन अगर हार जाओ सरेंडर कर देना। दूसरी तरफ लामिन फैमिली भी कंफ्यूज थी कि ग्लर को बदला जाए या नहीं। लेकिन शियाजा ग्यात्सो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, रियल वॉरियर कभी बैटलफील्ड छोड़ता नहीं। ग्लर समझ गया कि उसे मरना ही है। वो बुद्ध से प्रेयर कर आगे बढ़ा। तभी सोलांग डेजी भारी वज्र स्टिक लेकर मैदान में आया। एक ही वार में उसने ग्लर की बांह तोड़ दी। सोलांग डेजी एक प्योर रीइंफोर्समेंट टाइप म्यूटेंट था, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स थी 9800। उसने कभी फ्लैशी पावर नहीं अपनाए, बस फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई थी। ग्लर ने अपनी जान दांव पर लगाकर सोलांग डेजी को कसकर जकड़ लिया। फिर भी डेजी ने वज्र स्टिक से उसका सिर फोड़ दिया। ग्लर मरा, लेकिन मरने से पहले सोलांग डेजी को भी बुरी तरह घायल कर गया। पाजी गेसांग ने देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बुरा हुआ। 3 फैक्शन अलायंस की खुशी दोगुनी हो गई। अब जीत पक्की लग रही थी। उधर शियाजा ग्यात्सो ने अपने प्लेयर को भेजा, लाओसांग नाम का 400 किलो वजनी फैट वॉरियर, जिसकी आंखों में सिर्फ खूनी नजरिया था। पाजी फैमिली परेशान हो गई। अगर सोलांग डेजी हार गया तो अगला आदमी 2 ओपोनेंट्स से लड़ेगा। अब उनकी पूरी उम्मीद झांग यी के गेस्ट पर थी। सोलांग डेजी की चोट ने पाजी गेसांग की सांसें गले में अटका दी। उसने झांग यी को हल्की नाराजगी से देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने कहा था ना, नरम मत बनो। अब क्या करे? लेकिन वो जानता था कि अगर इस बार पाजी परिवार हार गया तो झांग यी चुप नहीं रहेगा।
पर वो भी नहीं चाहता था कि सब कुछ समय से पहले खुल जाए। माय लॉर्ड, क्या आप सच में श्योर हैं कि हम जीतेंगे? पाजी गेसांग ने चिंतित होकर पूछा। झांग ये शांत रहा। दिल से फिक्र मत कर, मैंने कहा था, यू कैंट लूज। पास खड़ी लियांग युए भी थोड़ी हैरान हुई। उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन जीत की कोई गारंटी नहीं होती। फिर झांग यी को ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? झांग यी ने बस पाजी से कहा, देखो और मजा लो। अब गेसांग के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ शाजा परिवार का योद्धा लोसांग धीरे धीरे मैदान में उतरा। वहां पहले से एक बड़ा सा डिब्बा रखा था, जिसमें से सिपाही गाढ़ा पीला तरल निकालकर लोसांग के शरीर पर डालने लगे। ये क्या है? तांत्रिक अनुष्ठान? फेटिजू चौंक गया। पाजी गेसांग ने गंभीरता से कहा, घी है। ये अपने शरीर पर घी डाल रहा है। कबाब बनना चाहता है क्या? किसी ने मजाक उड़ाया। लोसांग की ताकत अग्नि। बर्फीले युग में ऐसे पावर्स कम हो गए थे, लेकिन फायर यूजर्स में अब भी खतरनाक ताकत हो सकती है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो। पूरा शरीर घी से लथपथ, लोसांग ने खुद को एक मोटे बुद्धा जैसा बना लिया था। उसके बाद उसने डिब्बे से घी पीना शुरू कर दिया। झांग ही समझ गया, ये किसी अल्कोहल या पेट्रोल जैसे ईंधन की तरह काम करेगा, जैसे श्याओ होंग करती थी। तैयार होने के बाद लोसांग जोर से चिल्लाया, उसकी सांसों से हवा तक कांप गई। हेलिटोसिस, सोलांग डेजी ने सीरियस माहौल में कह दिया। पूरा मैदान हंसते हुए लोसांग में आग लग गई, पर वो पीली नहीं, सुनहरी थी। पीछे गोल सुनहरा ओनरा था, जैसे मैत्रेय बुद्ध। उसका कोट नेम था बुद्धा लैंप मैत्रेय। पावर इंडेक्स 9700। वो चारों तरफ घूमा और मैदान को आग से घेर लिया। झांगी ने सर हिलाया। स्मार्ट मूव। अब कोई देख नहीं सकता था। आग की वजह से विजन ब्लर था और इंफ्रारेड मोड भी बंद। लोसांग की बॉडी एक फायरबॉल जैसी बन गई और सीधा डेजी पर झपटी। डेजी ने स्टिक से ब्लॉक किया। जोरदार धमाका हुआ, पर असर कम हुआ, क्योंकि लोसांग ने रोल करते हुए ताकत का असर कम कर दिया था। फिर उसने मुंह से सुनहरा जेट फ्लेम निकाला, जो 5000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म थी। डेजी का हाथ जल गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। क्ली के पिछले वार से हुई अंदरूनी चोट अब असर दिखा रही थी। स्ट्रॉन्ग बॉडी में भी इंटरनल डैमेज घातक होता है। लेकिन सोलांग डेजी ने दिमाग से सोचा, अगर रोलिंग से उसकी स्पीड बढ़ती है, तो मैं उसे शुरू होने ही नहीं दूं। जैसे ही लोसांग रोल करना शुरू करता, डेजी तेजी से उस पर टूट पड़ा। अगर तुझे चलने ही न दूं, तो देखता हूं कैसे टकराता है। सोलांग देजी ने लोसांग के हमले की खासियत पहचान ली थी। लोसांग की ताकत उसकी स्पीड से आती थी, न कि उसकी खुद की शारीरिक पावर से। इसलिए अगर उसकी टेक्निक को बीच में ही ब्रेक कर दिया जाए, तो उसे हराया जा सकता है। सोलांग देजी उसी स्ट्रेटेजी के साथ लोसांग की ओर दौड़ा। लोसांग इस समय एक गोले की तरह सिकुड़ा हुआ था और भाग नहीं सकता था। वज्र डंडा आसमान से लाइटनिंग की तरह गिरा और लोसांग के भारी शरीर पर जा टकराया। डंडा फैट में धंस गया और वसा की लहरें उठ गईं। हालांकि असर थोड़ा कम हुआ, फिर भी लोसांग फुटबॉल की तरह दूर जा गिरा। वो जमीन पर 10 बार उछला, लेकिन उसकी मोटी लेयर्स ने उसे खत्म होने से बचा लिया। फिर भी उसके शरीर पर गहरे नीले ब्रूसेस उभर आए। काम कर रहा है। एक और बार। सोलांग ने तेजी से चेस किया, हवा में कूदकर दोबारा हमला किया। लोसांग किसी तरह पलटा और अपने शरीर को लुढ़काकर बच गया। धरती कांप गई, बर्फ उड़ गई और चारों ओर धुंध छा गई। ज्यादातर लोग कुछ नहीं देख पाए। च्यांगी शांत था, पर उसने लियांग युए से कहा, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। लियांग युए ने पूछा, तुम्हें लगता है सोलांग हार जाएगा? हाई प्रोबेबिलिटी है, जांगी ने कहा, क्योंकि सोलांग की इंटरनल इंजरीज बहुत गंभीर थी। एक क्लोज कॉम्बैट वॉरियर के लिए यह इंजरीज बार बार की मूवमेंट से और बढ़ जाती है। इसी बीच एक लपट उठी और धूत को थोड़ा साफ कर दिया। अब सबको सीन दिखने लगा। सोलांग देजी अभी भी वज्र डंडा थामे खड़ा था, लेकिन लोसांग के शरीर पर अब 3 गहरे निशान थे और उसकी हालत खराब लग रही थी। मोटे शरीर की वजह से वह अब तक बचा था, वरना उसके ऑर्गन्स फट जाते। पुराने जमाने के जनरल्स के मोटे पेट भी इसी वजह से थे। फैट एक्ट्स एज अ बफर। अब लग रहा था कि सोलांग आगे है।
पाजी परिवार के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन जांग यी और लियांग यूए समझ चुके थे कि सोलांग की बॉडी अब फोर्सफुली चल रही है। अगर जल्दी फिनिश नहीं किया गया तो वो खुद गिर जाएगा। सोलांग ने डंडे को भाले की तरह पकड़ा और सीधे लोसांग पर टूट पड़ा। लोसांग मुस्कुराया और उसके शरीर से फायर वेव्स उठने लगीं। फायर ने सोलांग के बाल जला दिए, लेकिन वो रुका नहीं। डंडा घुमाते हुए वो आगे बढ़ता गया। लोसांग ने सीधा आमना सामना करने की बजाय फिर से बाउंस करके दूरी बना ली। हे, इंजरी उभरने लगी ना? मैं पागल नहीं जो तुम्हारे साथ मरने आऊं। अब लोसांग ने दूरी बना ली और दूर से फायर अटैक्स करने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर का फैट कम होने लगा। मतलब वो अपने शरीर को एक ऑयल टैंक की तरह यूज कर रहा था। जानकी ने लियांग यूए से कहा, अब तैयार हो जाओ। उसने हंसते हुए उसके हाथ में हुआ हुआ नाम की जानवरनुमा क्रिएचर पकड़ा दी। लियांग यूए हैरान हुई। ये क्या? वो बीस्ट है। बीस्ट कंट्रोलर को ये साथ रखना चाहिए, नेचुरल है ना? हुआ हुआ की असली ताकत लियांग यूए से कहीं ज्यादा थी। यह असल में एक बग लेवल कॉम्बो था। मैदान में सोलांग और लोसांग का पीछा भाग का खेल जारी था। हर बार जब सोलांग उसका पीछा करता, लोसांग उसे चकमा दे देता और दूर से हमला करता। काफी देर तक यही चलता रहा। आखिर सोलांग की बॉडी थकने लगी और उसकी स्पीड कम हो गई। लोसांग अभी भी दौड़ रहा था, उसकी पीठ से ब्लड और चर्बी दोनों बह रहे थे। लोगों को लग रहा था कि सोलांग अभी भी आगे है, लेकिन जियांग ये जानता था कि उसका टाइम खत्म हो रहा है। तभी लोसांग ने सोलांग को रुकते देखा। सोलांग चुपचाप खड़ा हो गया, जैसे कोई आखिरी चाल चलने वाला हो। लोसांग ने अपने शरीर को फुलाया और डिफेंसिव पोज लिया। तभी सोलांग ने सबको चौंकाते हुए कहा, मैं हार मानता हूं। पूरा मैदान शांत हो गया। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जियांग मुस्कुराया। स्मार्ट मूव। सोलांग जानता था कि मरने से अच्छा है जिंदा रहना। वो जांगी की ताकत जानता था। सोलांग जब वापस लौटा, पाजी गेसोंग ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने सही फैसला लिया। कई लोग नाखुश थे, लेकिन सोलांग वही कर रहा था जो लॉन्ग टर्म विन के लिए जरूरी था। अब सबकी नजरें जियांग यी पर थीं। क्या अब वो खुद मैदान में उतरेगा? सोलांग डेची का सरेंडर देखकर लोसांग चौंक गया। मैं जीत गया। उसे खुद यकीन नहीं हुआ। अगर डेची आखिरी दम तक लड़ता तो शायद जीतकर भी बुरी हालत में पहुंचता। लेकिन अगर उसने पहले से हार मान ली थी, तो मतलब लोसांग को जो चोट लगी वो बेकार में लगी। 3 गलियों तक पीछा करने के बाद डेची वापस चला गया। जीत मिली, लेकिन बहुत कड़वी सी। उधर डेची और उसके साथी बहुत खुश थे। 2 फाइट्स जीत चुके थे। अब एक और विन और काम तमाम। लेकिन चिबा जियाचुओ के चेहरे पर हल्की कंसर्न थी। अगर डैची भी हार मान गया तो कुछ गड़बड़ जरूर है। लामी नोजू ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरी फाइटर तुमने खुद चुना है, चिबा। लेकिन अगर सामने वाला एप्सिलॉन लेवल का एलियन है तो? इप्सिलॉन वो लेवल है जहां से पावर का डिफरेंस जबरदस्त हो जाता है। चिबा ने हिमालय की तरफ देखा और बोला, अगर इप्सिलॉन आया तो बेरियल मास्टर खुद आएगा। फिर कोई थ्रेट नहीं। अब सबकी निगाहें थीं आखिरी फाइटर पर। बहुतों ने सोचा कि अब शायद कोई बाहरी मर्सनरी उतरेगा। शायद वो जो ब्लैक आर्मर में 4 प्रोटेक्टर्स को मार चुका था। लेकिन सबको चौंकाते हुए झांग यी ने इशारा किया और लियांग यूए को बुलाया। मार डालना, रहम नहीं करना, उसने कहा। लियांग यूए मुस्कुराई। लाइफ ऑन डेथ ड्यूल में रहम नहीं होता। हुआ नाम का एक छोटा प्राणी भी उसके कपड़ों से निकलकर उसकी गोद में छुप गया, एक सीक्रेट वेपन की तरह। लियांग यूए सिल्वर ग्रे आर्मर में लॉन्ग स्वॉर्ड हाथ में लेकर बर्फीले मैदान में उतरी। कोई नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन उसके शरीर की बनावट से पता चल रहा था कि वो फीमेल है। लोसांग अब फुल तैयारी में था। इंजरी सप्रेस करने की दवा खा ली, स्टिम्युलेंट ले लिया। वो अब एक आग के गोले जैसा लग रहा था, तैयार था आखिरी जंग के लिए। लियांगयुए ने तलवार उठाई और हवा में एक तेज वार किया। नीला एनर्जी ब्लास्ट निकला और पूरी बैटलफील्ड की धुंध को चीरता हुआ साफ कर गया। लोसांग ने अपना घूर्णन चालू किया और एक फायरबॉल की तरह उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन लियांग यूए ने कॉर्मली अपना लेफ्ट आर्म उठाया, आर्मर खुला और वहां से लिक्विड नाइट्रोजन वाली मिसाइल्स लॉन्च की।
बर्फीले ब्लास्ट ने लोसांग की आग बुझा दी। हर बार लियांग युए दूर होकर डॉज कर रही थी, जैसे डॉज बॉल खेल रही हो। उसी समय वो अपने हाथ से एक्सट्रीमली थिन नैनो थ्रेड्स छोड़ रही थी, जो लोसांग के शरीर पर धीरे धीरे लिपटते गए। वो समझ ही नहीं पाया और अपने आप को एक डेडली नेट में फंसा लिया। जैसे जैसे वो लुढ़कता गया, वही थ्रेड्स उसके शरीर को चीरते गए। जब उसे पेन फील हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जबरदस्ती शरीर फुलाकर थ्रेड्स तोड़ने की कोशिश की। कुछ धागे टूटे, लेकिन उसका बॉडी बुरी तरह कट गया। कितना बेवकूफ है ये, झांगी बोला। करेज है, पर कॉमन सेंस नहीं। अब लोसांग लहूलुहान था। लियांग युए धीरे धीरे उसके पास आई, तलवार उठाई और बोली, हिले तो टुकड़े हो जाएगा। लोसांग गुस्से में बोला, ये थ्रेड्स मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उसने और जोर लगाया, दर्द और घाव और डीप होता गया। आखिरकार उसने गले से एक वज्र प्रोजेक्टाइल निकाला और लियांग युए की तरफ फेंका। वो इजिली काट दिया गया। तभी लोसांग ने आखिरी चाल चली, एक फायर ड्रैगन जैसा ज्वाला टू किया। लेकिन लियांग युए का आर्मर इतना एडवांस्ड था कि वो आग में से निकल आई। अब वो बहुत पास थी। लोसांग पूरी तरह अपने ही जाल में बंधा हुआ था। लियांग युए ने तलवार से उसके पेट पर वार किया। एक ही वार में उसका बॉडी दो टुकड़ों में कट गया। पीला फैट, अंदर की इंटेस्टाइन्स और खून बाहर बह निकला। लियांग युए तुरंत पीछे हट गई। बैटलफील्ड पर दोनों तरफ के लोग यह मंजर देख उल्टी करने लग गए। लोसांग का शरीर दो टुकड़ों में कट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, दर्द में चीखते हुए। सर कलम करना बहुत ही क्रूर तरीका है। जो भी लोग वहां थे, यह देखकर सहम गए। कोएलिशन और पज फैमिली के लोग भी लियांग युए को देखकर दंग रह गए। हैरानी की वजह उसकी जीत नहीं थी। हैरानी इस बात की थी कि वो कितनी आसानी से जीती। लैंग युए की लड़ाई किसी दूसरे लेवल की स्ट्रैटेजी लग रही थी। उसने ब्रूट ताकत से नहीं, बल्कि ओपोनेंट की वीकनेसेस को ऑब्जर्व करके अपनी टैक्टिक्स से उसे खत्म किया। आज भी हिम प्रदेश के अजीबो गरीब लोग प्राचीन तरीके से लड़ाई करते हैं, या तो जीत या मौत। दुनिया खत्म हुए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन चारों चीफ परिवार आपस में लड़ने में ही लगे हैं। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट रुक गया है और कई मामलों में पीछे चला गया है। लॉन्ग युए की लड़ाई ने सबको सिखाया, लड़ाई ऐसे भी हो सकती है। याशिलांग ताई देजी, लामिन ओजू और शाहजहा ग्यात्सो की शक्लें खराब हो गईं। उन्हें लगा था कि लोसांग कम से कम लियांग युए को थका देगा, शायद उसे थोड़ा नुकसान भी पहुंचा देगा। पर लांग युए ने उसे मिनटों में खत्म कर दिया। अब बारी थी देजी के परिवार की। लामिन ओजू और शाहजहा ग्यात्सो ने देजी की तरफ देखा। अब सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। देजी ने गहरी सांस ली और कहा, डोंट वरी, हम नहीं हारेंगे, क्योंकि अब मैदान में उतरेगा यह नताई, एक ऐसा वॉन्डरिंग मोंक जो लड़ाई के लिए ही जाना जाता है। ये लोग मंदिरों में रहते हैं, लेकिन न तो भिक्षा करते हैं, न पूजा, सिर्फ युद्ध। येनाताई ने 3 खतरनाक स्नो मास्टिफ्स को ट्रेन किया था। ये मास्टिफ्स, जो बर्फीले इलाकों के म्यूटेटेड शिकारी जानवर हैं, किसी टाइम पर पूरे शहरों को तबाह कर चुके हैं। लोगों ने देखा कि एक पतला सा भिक्षु आया। उसके हाथ में डायमंड स्टिक थी और 3 काले राक्षसी कुत्ते। देजी ने गर्व से कहा, इनका एबिलिटी इंडेक्स 9000 से अधिक है और ये नाताई का 9800 है। अब हारना नामुमकिन है। पच फैमिली की आर्मी में लोग विस्पर कर रहे थे, 3 डॉग्स, ये तो चीटिंग है। लेकिन जांगी शांत था और तभी हु हुआ। लियांग युए की कॉलर से निकला वो छोटा सा गोल सिर वाला बिलौटा। जैसे ही मास्टिफ्स भागे, हु हुआ ने उबासी ली और पल में हवा में गायब हो गया। अगले सेकंड में तीनों मास्टिफ्स जमीन पर गिरे। उनके दिमाग हु हुआ खा चुका था। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। हु हुआ उनके सिर पर खड़ा था, जैसे कुछ खास नहीं किया हो। कोई नहीं जानता था कि शु हुआ झांगी की टीम का नंबर 2 फाइटर है। अब देजी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये नताई को अब न सिर्फ लियांग युए से, बल्कि इस बिल्लौटे से भी लड़ना होगा। लियांग युए ने तलवार निकाली और कहा, हु हुआ, जरूरत पड़े तो मदद करना। ये बात सबने सुनी। मतलब ये कि अगर मैं न संभाल पाई तो मेरा वॉर बीस्ट देख लेगा। ये नताई ने मंत्र पढ़ते हुए बुद्धा लाइट को समन किया। बर्फीले मैदान में सुनहरी रोशनी फैल गई,
लेकिन लियांग युए की एक्सो आर्मर सब झेल गई। लू केरन की बनाई हुई हाईटेक आर्मर। अब लियांग युए हवा में बिजली की तरह दौड़ती हुई ये नाथाई के नजदीक आ रही थी। ये नाथाई को अब समझ आ गया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अब या तो जीत या मौत। ये नाताई को चौंकने का मौका ही नहीं मिला। लियांग युए पहले ही पास पहुंच चुकी थी। लॉन्ग स्वॉर्ड से नीली रोशनी निकली जो उसके पूरे शरीर को आर्मर के बीच की दरारों से लपेट रही थी। ये था ची एंटेंगलमेंट हन ताऊ, जो उसकी ताकत और क्लोज रेंज अटैक को काफी बढ़ा देता है। 50 मीटर लियांग युए के अटैक की रेंज थी। उसने बिना सोचे सीधे ये नाताई पर वार कर दिया। ये नाताई ने भी तेजी से रिएक्ट किया। उसका बायां हाथ सामने उठा और एक तेज गोल्डन लाइट उसके पूरे शरीर को ढक लिया। दोनों ताकतें टकराईं। तलवार की धार गोल्डन प्रोटेक्शन से टकराकर छिटक गई। लेकिन ये नाताई का ज्यादातर डिफेंस टूट चुका था। उसका मन सतर्क हो गया। सामने वाला काफी डेंजरस था। एनहांसमेंट सिस्टम को फैंसी पावर्स नहीं मिलती। ये सिर्फ बॉडी को बूस्ट करता है। लेकिन जब यह सिस्टम किसी रियल मास्टर के पास होता है तो वो प्योर ताकत से सब कुछ खत्म कर सकता है। लियांग युए की स्ट्रैटेजी सिंपल थी। पास आओ, एक मौका लो और फिनिश कर दो। वो कई बार मिस्टेक कर सकती है, लेकिन सामने वाला अगर एक बार भी चूका, उसका एंड तय है। अब ये नाताई ने काउंटर अटैक किया। तथागत थाउजेंड हैंडेड धर्मकाय, एक विशाल बुद्ध की परछाई उसके पीछे उभरी और फिर उसके हजारों हाथ बन गए। वो फ्यूरी वाले स्वरूप में बदल गया और फिर हजारों मुट्ठियां लियांग युए की ओर झपट पड़ी। लेकिन लियांग युए पीछे नहीं हटी। उसने तलवार से हर एक वार का सामना किया। इन पंचेज में दम तो था, पर वो सॉलिड नहीं थे। बस स्पिरिचुअल अटैक्स थे जिन्हें लियांग युए अपनी स्वॉर्ड से चकनाचूर कर सकती थी। वो हवा में चीते की तरह कूदी, हजार हाथों के बीच से निकलती रही और एक भी हिट खाए बिना सामने पहुंच गई। ये नाताई को लगा कि उसे मौका मिला है। लेकिन तभी लियांग युए फिर से 50 मीटर के भीतर आ चुकी थी। बुद्ध की लाइट तेज होती गई। उसकी आर्मर कटने लगी। लेकिन लियांग युए बिना रुके स्वॉर्ड से फिर से अटैक कर बैठी। ये नाताई ने डायमंड स्टिक से वॉर रोका, पर झटका इतना तेज था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ से ब्लड बहने लगा। मेरे पास बुद्धा लाइट है, फिर भी मैं उसकी पावर नहीं झेल पा रहा। लियांग युए फिर से कूद पड़ी। अब मैं तेरी बुद्धा स्टैचू को ही तोड़ दूंगी। वो ऊपर उड़ते हुए बुद्ध के हाथों पर चढ़ गई। स्वॉर्ड से गोल्डन लाइट को काटते हुए उसके हेड तक पहुंच गई। ये नाताई ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरी डिफेंस लियांग युए की स्पीड के सामने टिक नहीं पाई। उसने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को थामा और सीधे बुद्ध के हेड पर वार किया। सैकड़ों हाथ टूट गए। लियांग युए को लगा अब टाइम है पीछे हटने का, और वो आर्मर के फ्लाइट मोड से दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने मूव किया, हजारों हाथों ने उसे जकड़ने की कोशिश की। झांगी ने देखा और कहा, इस लामा में दम है। लेकिन वो लियांग युए की चिंता नहीं कर रहा था। असली डेंजरस चीज थी वो मशीन की पावर। कोalition के बाकी लोग चिंता में थे, पर झांगी और उसके साथी रिलैक्स्ड थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था हुआ हुआ अभी भी वही थी, आराम से बैठी मास्टिफ की लाश पर, जैसे शो देख रही हो। लियांग युए जानती थी स्ट्रेट अटैक काम नहीं करेगा, इसलिए वो बुद्ध के चारों ओर इतनी तेजी से दौड़ी कि चारों ओर एक एयर करंट बन गई। ये नाताई उसे देख ही नहीं पा रहा था, सिर्फ ब्लरी आफ्टरमेजेस नजर आ रहे थे। तभी अचानक लियांग युए ने पीछे से जंप किया और उसके पीछे वार किया। लेकिन बुद्ध का फेस पीछे घूम गया और फिर से फिस्ट्स की बारिश शुरू। लियांग युए पीछे हट गई। पीछे भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। उसकी नजर जमीन पर गई और तभी उसे एक आइडिया आया। उसने स्वॉर्ड जमीन में घुसा दी और नीचे से एक तेज हमला लॉन्च हुआ। एक तेज लाइट उसके पैरों के नीचे से उठी और उसकी चिन की ओर बढ़ी। ये एक ट्रिक था। असली अटैक था नैनो थ्रेड से भेजी गई छोटी डैगर, जो नीचे से वार कर रही थी। ये नाताई चौंक गया, लेकिन तब तक लेट हो चुकी थी। डैगर ने उसकी गर्दन पर एक लंबा कट छोड़ दिया। लियांग युए ने तुरंत कंट्रोल छोड़ा और स्वॉर्ड से दौड़ पड़ी। जब तक ये नाताई खुद को संभाल पाता, स्वॉर्ड उसके हेड से सिर्फ 30 सेंटीमीटर दूर थी।
उसने जैसे तैसे अपने डायमंड स्टिक से वॉर रोका, लेकिन पीछे की ओर गिरते हुए 2 डीप निशान जमीन पर छोड़ गया। कोएलिशन कैंप में सन्नाटा छा गया। विनर क्लियर था। अब अगर ये नाताई अकेले लियांग यूए से ही नहीं निपट पा रहा, तो हुआ हुआ को कैसे रोकेगा?